हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ साइंस बुक 2026 का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको बायोलॉजी का टॉपिक उत्सर्जन तंत्र के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र से जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी सारी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं उत्सर्जन तंत्र के सारे क्वेश्चन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। वृक्क शरीर क्रिया विज्ञान में नेफ्रॉन का डैश खंड मूत्र को सांद्रित करने वाले परासरणी प्रवणता को उत्पन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वृक्क शरीर क्रिया विज्ञान में नेफ्रॉन का हेनले का लूप जो है, इसका हेनले का लूप जो है खंड मूत्र को सांद्रित करने वाले परासरणी प्रवणता ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को उत्पन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वृक्क शरीर क्रिया विज्ञान में नेफ्रॉन का हेनले का लूप खंड मूत्र को सांद्रित करने वाले परासरणी प्रवणता ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को उत्पन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हेनले का लूप नेफ्रॉन का एक हिस्सा है जो एक यू आकार की संरचना बनाता है। हेनले का लूप क्या है दोस्तों? तो नेफ्रॉन का एक हिस्सा है जो एक यू आकार की संरचना बनाता है और यह गुर्दे में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गुर्दे में। इसका मुख्य कार्य मूत्र में पानी और NaCl को पुनः अवशोषित करना है, जिससे शरीर में पानी का संरक्षण होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्यों के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? दोस्तों, मनुष्यों के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित जो विकल्प सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, मूत्र मार्ग एक युग्म। दोस्तों, मूत्रवाहिनी जो है ये एक युग्म होती है, मूत्राशय अयुग्मित होता है, वृक्क एक युग्म होता है और मूत्र मार्ग एक युग्म जो दिया गया है यही हमारा क्या है? सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए महत्वपूर्ण अंगों का एक समूह है, जिसमें मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, वृक्क और मूत्र मार्ग शामिल है। दोस्तों, बात करें वृक्क के बारे में तो यह एक युग्मी संरचना है दोस्तों, जो कि रक्त से अपशिष्ट को नेफ्रॉन के माध्यम से बाहर निकालने का कार्य करती है। मूत्रवाहिनी दोस्तों, यह एक युग्मीय संकरी नली वाली संरचना है जो कि मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाती है। क्या करती है? मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाती है मूत्रवाहिनी। मूत्राशय की बात करें तो यह पेट के निचले हिस्से में स्थित त्रिकोण के आकार की खोखली संरचना है, जहां मूत्र क्या होता है? संग्रहित होता है। बात करें मूत्र मार्ग की तो यह एक नली के आकार की संरचना है जो मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश शब्द सघन रूप से भरी हुई वृक्क निस्पंदन इकाई को संदर्भित करता है। तो दोस्तों, वक्राणु जो है ये शब्द सघन रूप से भरी हुई वृक्क निस्पंदन इकाई को संदर्भित करता है। दोस्तों, नेफ्रॉन जो है ये सघन रूप से भरी हुई वृक्क निस्पंदन प्रणाली को संदर्भित करता है। नेफ्रॉन गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जो कि एक वृक्कीय कनिका और वृक्कीय नलिका से मिलकर बना होता है। यह रक्तों को छानकर शरीर में पानी, तरल पदार्थ और खनिज का क्या करता है? नियमन करता है एवं अनावश्यक पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालने का कार्य करता है। कौन? नेफ्रॉन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन वृक्क को मूत्राशय से जोड़ता या जोड़ती है? दोस्तों, वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है हमारी मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी जो है दोस्तों ये वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। दोस्तों, मूत्रवाहिनी जो है ये पतली पेशी नलिकाएं हैं जो कि प्रत्येक वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है एवं मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक ले जाती है। मूत्राशय एक विस्तार योग्य मांसपेशी की थैली है जो कि मूत्र को तब तक संग्रहित रखता है जब तक कि उसे मूत्र मार्ग से बाहर ना निकाल दिया जाए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब मूत्र नलिका से होते हुए प्रवाहित होता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ चयनात्मक रूप से
पुनः अवशोषित नहीं होता। दोस्तों जब मूत्र नलिका से होते हुए प्रभावित होता है तो यूरिया जो है दोस्तों ये चयनात्मक रूप से पुनः अवशोषित नहीं होता है। कौन सा? यूरिया। दोस्तों मूत्र नलिका में प्रभावित होते समय उसमें उपस्थित उपयोगी पदार्थों जैसे ग्लूकोज, लवण एवं एमिनो अम्लों को वृक्क नलिका मूत्र नलिका में उपस्थित केशिका जाल के द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। किस किस को? ग्लूकोज, लवण एवं अमीनो अम्लों को। एवं अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि यूरिया हो गया का चयनात्मक रूप से पुनः अवशोषण नहीं किया जाता है। किसका? यूरिया का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्यों में निम्न में से उत्सर्जन से संबंधित कौन सा कथन गलत है, ये हमको बताना है। दोस्तों मनुष्यों में वृक्क वक्षीय क्षेत्र में स्थित होते हैं, ये वाला गलत कथन है दोस्तों। मूत्र मूत्राशय में संग्रहित होता है, ये सत्य कथन है दोस्तों। रक्त में से CO2 फेफड़ों में निकाल दी जाती है, ये भी सत्य कथन है दोस्तों। तो जो गलत कथन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल पहला वाला। पहला वाला जो कथन है क्या है? गलत कथन है। दोस्तों बात करें वृक्क के बारे में तो मनुष्य में वृक्क पेट में पसली के ठीक नीचे स्थित होता है। वृक्क के बाहरी परत को कार्टेक्स कहते हैं। नेफ्रॉन गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। रक्त में से CO2 फेफड़ों में निकाल दी जाती है और मूत्र मूत्राशय में संग्रहित होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वृक्क की निस्पंदन इकाई फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है? दोस्तों वृक्क की निस्पंदन इकाई है क्या? वक्राणु। कौन सी? वक्राणु। दोस्तों नेफ्रॉन जो है वृक्क गुर्दे की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इसका मुख्य कार्य रक्त को छानकर पानी और सोडियम लवण जैसे घुलनशील पदार्थों की सांद्रता को नियंत्रित करना है तथा आवश्यक पदार्थों को पुनः अवशोषित करना और शेष अपशिष्ट द्रव को मूत्र के रूप में बाहर निकालना ही किसका काम है? नेफ्रॉन का काम है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे शरीर से हानिकारक चयापचय अपशिष्टों को किस जैविक प्रक्रिया द्वारा निष्कासित किया जाता है? दोस्तों हमारे शरीर से हानिकारक चयापचय अपशिष्टों को जो है ये उत्सर्जन के द्वारा निष्कासित किया जाता है। किसके द्वारा? उत्सर्जन के द्वारा। दोस्तों हमारे शरीर से हानिकारक चयापचय अपशिष्टों को उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा निष्कासित किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया मानव शरीर द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले प्रमुख अपशिष्ट है। कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया। वृक्क किडनी मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जक अंग है दोस्तों। कौन? किडनी हमारी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा नेफ्रॉन का एक कप के आकार का भाग है जिसके साथ वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छ जुड़ा होता है? तो दोस्तों ये है हमारा बोमन झिल्ली। बोमन झिल्ली नेफ्रॉन का एक कप के आकार का भाग है जिसके साथ वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छ जुड़ा होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। दोस्तों बात करें बोमन झिल्ली के बारे में तो बोमन झिल्ली नेफ्रॉन का एक कप के आकार का भाग है जिसके साथ वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छा जुड़ा होता है। बोमन झिल्ली गुर्दे में ग्लोमेरुलर रक्त के वृक्क निस्पंदन के प्रारंभिक स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। क्या? ग्लोमेरुलर रक्त के वृक्क निस्पंदन के प्रारंभिक स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, बोमन कैप्सूल ग्लोमेरुलर कोशिका लूप को घेरता है और ग्लोमेरुलर कोशिकाओं से रक्त के निस्पंदन में भाग लेता है। कौन? बोमन कैप्सूल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वाली चयापचय गतिविधियों को किसके द्वारा हटा दिया जाता है? दोस्तों मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वाली चयापचय गतिविधियों को जो है ये उत्सर्जन तंत्र के द्वारा हटा दिया जाता है। किसके द्वारा? उत्सर्जन तंत्र के द्वारा। दोस्तों मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वाली चयापचय गतिविधियों को उत्सर्जन तंत्र द्वारा हटा दिया जाता है। उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर से सभी मेटाबॉलिक अपशिष्ट को निकाला जाता है। मानव के उत्सर्जित तंत्र में एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित होता है। किसमें? मानव के उत्सर्जित तंत्र में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में मूत्र निर्माण का उद्देश्य क्या है? दोस्तों मानव शरीर में मूत्र निर्माण का उद्देश्य है रुधिर से अपशिष्ट उत्पादों का निष्पंदन। क्या? रुधिर से अपशिष्ट उत्पादों का निष्पंदन जो है यही मूत्र निर्माण का उद्देश्य है। दोस्तों मानव शरीर में मूत्र निर्माण का उद्देश्य रुधिर से अपशिष्ट उत्पादों का निष्पंदन है। मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में केशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निष्पंदन होता है जिसे गुच्छीय निष्पंदन हम कहते हैं। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200 मिलीलीटर रक्त का निष्पंदन किया जाता है जो कि हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त के
1/5वें भाग के बराबर होता है। मूत्र का रंग हल्का पीला, उसमें उपस्थित वर्णक वर्णक यूरोक्रोम के कारण होता है। यदि दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मूत्र का रंग हल्का पीला किसकी वजह से होता है, तो ये वर्णक है हमारा यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र का रंग हल्का पीला होता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। बात करें दोस्तों यूरोक्रोम की, तो यूरोक्रोम जो है ये हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है दोस्तों। किससे बनता है? हीमोग्लोबिन के विखंडन से। मूत्र का पीएच मान 6 होता है और यह कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो मूत्र कैसा होता है? अम्लीय होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों, प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्पंदन इकाइयां मौजूद होती है जो एक साथ बंधी होती है। यही कथन हमारा क्या है? गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। मानव उत्सर्जन तंत्र में एक वृक्क युग्म, एक मूत्रवाहिनी युग्म, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है। ये सत्य कथन है दोस्तों। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क के वृक्कों में आरंभिक निस्पंदन लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है। ये भी सत्य है। और वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक स्थित होते हैं, तो किडनी वाला ये भी सही हमारा हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में नेफ्रॉन नामक निस्पंदन इकाइयां मौजूद होती है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक स्थित होते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में एक वृक्क, एक मूत्रवाहिनी युग्म, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है। सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य के वृक्कों में आरंभिक निस्पंदन 180 लीटर प्रतिदिन होता है, तो ये सभी सही है। दोस्तों, नेफ्रॉन नामक निस्पंदन इकाइयां मौजूद होती है। ये जो है क्या था हमारा? ऑप्शन नंबर ए, न्यूरॉन दिया था दोस्तों यहाँ पे, तो न्यूरॉन की जगह क्या हो जाता? नेफ्रॉन अगर होता तो हमारा ये सही कथन जो होता सही हो जाता, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर का इनमें से कौन सा भाग सल की उपकला से आस्तरित नहीं होता है? दोस्तों, मानव शरीर का इनमें से जो भाग है सल की उपकला से आस्तरित नहीं होता है, वो है वृक्क नलिकाएं। कौन सा? वृक्क नलिकाएं जो है सल की उपकला से आस्तरित नहीं होता है। मानव शरीर का त्वचा, मुख, ग्रसिका सल की उपकला से आस्तरित होता है, जबकि वृक्क आस्तरित नलिकाएं नहीं होती है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? तो दोस्तों, छोटी आंत जो है ये उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। दोस्तों, मनुष्यों का उत्सर्जन तंत्र शरीर के तरल अपशिष्टों को एकत्र करता है और उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। इसमें निम्नलिखित मुख्य अंग होते हैं। कौन कौन से? 2 वृक्क होते हैं, 2 मूत्रवाहिनियां होती है, मूत्राशय होता है और मूत्रमार्ग होता है। छोटी आंत मनुष्य का उत्सर्जन अंग नहीं है दोस्तों, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या वक्राणु नेफ्रॉन की लंबी नलिका संरचना का कोई लाभ नहीं है? तो दोस्तों, क्या वक्राणु नेफ्रॉन की लंबी नलिकार संरचना का कोई लाभ है पूछा है, तो लाभ जो है दोस्तों, हाँ, लंबी नलिका प्रारंभिक निस्पंद से अतिरिक्त जल के पुनः अवशोषण हेतु समय तथा स्थान प्रदान करती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हाँ, लंबी वक्राणु की नलिका तथा नेफ्रॉन वक्राणु का प्राथमिक कार्य अतिरिक्त जल का पुनः अवशोषण, रक्त से ठोस अपशिष्ट और अन्य अतिरिक्त पानी सहित सभी अपशिष्ट उत्पादों को हटाना है। रक्त जल को मूल में परिवर्तित करना, पुनः अवशोषण, स्त्राव और कई पदार्थों का उत्सर्जन करना है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानवों में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमिक क्रम की पहचान कीजिए। दोस्तों, सही अनुक्रमिक क्रम जो होगा वो हो जाएगा, सबसे पहले वृक्क आएगा, वृक्क से मूत्रवाहिनी में, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में और मूत्राशय से कहाँ आ जाएगा? मूत्रमार्ग में, और यहाँ से कहाँ हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, ये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र अथवा मलोत्सर्ग प्रणाली एक जैविक प्रणाली है जो जीवों के भीतर से अतिरिक्त अनावश्यक या खतरनाक पदार्थों को हटाती है ताकि जीव के भीतर होमियोस्टेसिस को बनाए रखने में मदद मिल सके। साधारण उत्सर्जन का तात्पर्य नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थों जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि के निष्कासन से होता है। वास्तविक अर्थों में शरीर में बने नाइट्रोजनी विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों और उत्सर्जन पदार्थों के बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के उपापचय से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प का निर्माण होता है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प का, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। दोस्तों, कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया जो है हीमोडायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस कहलाती है। दोस्तों, कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया हीमोडायलिसिस कहलाती है। यूरिया और अन्य अपशिष्ट पदार्थ पोटेशियम और फास्फेट डायलिसिस समाधान में वितरित हो जाते हैं। रक्त अम्लता को ठीक करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट को प्लाज्मा की तुलना में अधिक सांद्रता में मिलाया जाता है। दोस्तों, यदि रक्त की अम्लता को ठीक करना है तो सोडियम बाइकार्बोनेट को प्लाज्मा की तुलना में अधिक सांद्रता में क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली का गलत गठन करता है? दोस्तों, मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है। मानव उत्सर्जन प्रणाली में ऐसे अंग शामिल होते हैं जो शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को हटाने की सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि ऊतक मौजूद नहीं होता है? दोस्तों, उपास्थि ऊतक किस में मौजूद नहीं होता है? तो वृक्क में उपास्थि ऊतक मौजूद नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, कार्टिलेज टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यू जो है ये वृक्क किडनी में उपस्थित नहीं होता है। दोस्तों, वृक्क में उपास्थि ऊतक मौजूद नहीं है। उपास्थि मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक है। यह हमारी अस्थि मज्जा में स्थापित कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से। कान की हड्डी, नाक की हड्डी, अस्थियों के जोड़ आदि में उपास्थि ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र नीचे दिया गया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसके ए और बी द्वारा नामांकित भागों के कार्यों को निरूपित करता है। तो दोस्तों, हमको बताना है जो ये ए और बी है ये हमारा क्या काम करता है। दोस्तों, ए जो है हमारा क्या है? ए जो हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ए क्या होगा दोस्तों? ए होगा हमारा मूत्र का निर्माण। कहाँ होगा? ठीक है, और बी जो होगा दोस्तों मूत्र को संग्रहण करने के लिए ले जाना। ये जो ए होगा ये हमारा मूत्र का, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारे मूत्र का निर्माण होता है। कहाँ पे? वृक्क में। ठीक है, ये जो नली है ये वाली, तो ये क्या होगा? मूत्र को संग्रहण करने के लिए ले जाना। कहाँ ले जाना? मूत्र को संग्रहण करने के लिए। तो मूत्र को संग्रहण करने के लिए ये वाली नलिका ले जाएगी। ऑप्शन जो बी दिख रही है ये वाली नलिका देखिए दोस्तों, ये नलिका जो है ये मूत्र को संग्रहण करने के लिए ले जाएगी। यहाँ पे मूत्र का क्या होगा? निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, मूत्र का निर्माण, मूत्र को संग्रहण के लिए ले जाना, बी वाला। ठीक है दोस्तों, उपयुक्त चित्र में मानव उत्सर्जन तंत्र के भाग ए में मूत्र का निर्माण होता है तथा भाग बी में मूत्र को संग्रहण के लिए ले जाया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्यों में यूरिया चक्र निम्न में से किस अंग में होता है? दोस्तों, यूरिया चक्र जो है ये होता है यकृत में। किस में होता है? यकृत में होता है। दोस्तों, मनुष्यों में यूरिया चक्र यकृत में होता है। यूरिया चक्र या ऑर्निथिन चक्र यकृत कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में अतिरिक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। यूरिया फिर रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है, गुर्दे द्वारा फिल्टर किया जाता है और अंततः मूत्र में उत्सर्जित होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोमेन संपुट, बोमेन कैप्सूल मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है? दोस्तों, बोमेन संपुट जो है ये वृक्क में स्थित होती है। कहाँ पे? वृक्क में। दोस्तों, बोमेन संपुट, बोमेन्स कैप्सूल मानव शरीर के वृक्क में स्थित होता है। वृक्क नलिका एक दोहरी दीवार वाली कप जैसी संरचना से शुरू होती है जिसे बोमेन संपुट कहा जाता है, जो केशिका गुच्छ को घेरे रखती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मूत्र में पानी की मात्रा डैश होती है। दोस्तों, मूत्र में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो 95% होती है दोस्तों। मानव मूत्र में सामान्यतः पानी की मात्रा लगभग 95% होती है। यूरिया 2.6% होता है, 2.6%। लवण 2% होता है। यूरिक अम्ल 0.3% पाया जाता है। सामान्यतः मनुष्य एक दिन में 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है दोस्तों। कितना? 1.5 लीटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा किया जाता है?
दोस्तों शरीर में उत्पन्न होने वाले जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा किया जाता है वो है यूरिया और यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है। वृक्क का जोड़ा एक मानव अंग है जिनका प्रधान कार्य मूत्र उत्पादन रक्त शोधन करना है। गुर्दे बहुत से वर्टिब्रेट पशुओं में मिलते हैं। ये मूत्र प्रणाली के अंग है। इनके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट क्षार अम्ल संतुलन तथा रक्तचाप का नियमन होता है। मानव शरीर में दो वृक्क पाए जाते हैं जिन्हें दाया और बाया वृक्क कहा जाता है। मनुष्य के वृक्क का भार 300 से 350 ग्राम होता है। वृक्क के द्वारा छाने गए रक्त में सर्वाधिक यूरिया पाया जाता है। किसमें? वृक्क के द्वारा छाने गए रक्त में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वृक्क नलिकाओं के अस्तर और लार ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करता है? तो दोस्तों ये है हमारा घनाभाकार उपकला। घनाभाकार उपकला वृक्क नलिकाओं के अस्तर और लार ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करता है। दोस्तों घनाभाकार उपकला वृक्क नलिकाओं के अस्तर और लार ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करता है। सल्की उपकला रक्त वाहिकाओं, अन्न प्रणाली और फेफड़ों की वायु थैली की दीवारों में पाया जाता है। स्तंभाकार उपकला पेट और आंत की परत में पाए जाते हैं। कौन से? स्तंभाकार उपकला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्कों में आरंभिक निस्पंदन लगभग प्रतिदिन लगभग कितना होता है? तो 180 लीटर होता है दोस्तों, लगभग प्रतिदिन। ठीक है दोस्तों, सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्कों में आरंभिक निस्पंदन लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है। सामान्यतः एक वयस्क में संपूर्ण प्लाज्मा मात्रक लगभग 3 लीटर दिन में 60 बार निस्पंद किया जाता है। निस्पंदन मुख्य रूप से ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं में हाइड्रोक्लोरिक दबाव रक्तचाप द्वारा संचालित होता है। इसके द्वारा? रक्तचाप के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नांकित आरेख में कौन सा अक्षर बोमेन संपुट के क्षेत्र को दर्शाता है? दोस्तों ये ए वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला, यही बोमेन कैप्सूल के क्षेत्र को दर्शाता है। कौन सा? ए वाला। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्र ए जो है ये बोमेन कैप्सूल को दर्शाता है। दोस्तों बोमेन कैप्सूल के रूप में जाने जाने वाली विशेष संरचनाओं में रक्त को फिल्टर किया जाता है। क्या किया जाता है? रक्त को फिल्टर। ग्लोमेरुलर कोशिका रक्तचाप 3 परतों के माध्यम से रक्त के निस्पंदन का कारण बनता है, अर्थात ग्लोमेरुलर रक्त वाहिकाओं का एंडोथीलियम बोमेन कैप्सूल का उपकला और इन 2 परतों के बीच एक बेसमेंट झिल्ली। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसमें उपास्थि मौजूद नहीं होती? तो वृक्क में उपास्थि मौजूद नहीं होती। मानवों में केशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों मानवों में केशिका गुच्छ जो है ये वृक्क में पाया जाता है। कहाँ पे? वृक्क में। मानवों में केशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस वृक्क में पाया जाता है। केशिका गुच्छ रक्त को क्या करता है? फिल्टर करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुर्दे में मूत्र के निर्माण में निम्न में से किस क्रम में दी गई 3 प्रक्रियाएं शामिल है? दोस्तों गुर्दे में मूत्र के निर्माण में 3 प्रक्रिया जो शामिल होती है वो है निस्पंदन, चयनात्मक पुनः अवशोषण और फिर क्या है? उन्मूलन। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों गुर्दे में मूत्र 3 प्रक्रिया के बाद बनता है। सबसे पहले होता है निस्पंदन, फिर होता है पुनः अवशोषण और उसके बाद क्या होता है? स्त्राव। मुख्य रूप से मूत्र जो है मुख्य रूप से गुर्दे किडनीज में बनता है। ऑर्निथिन चक्र द्वारा यकृत में यूरिया बनाने के लिए अमीनो अम्लों को डीएमिनेट किया जाता है, जिसे गुर्दे किडनी द्वारा क्या किया जाता है? आगे निस्पंदन किया जाता है। नेफ्रॉन कोशिकाओं द्वारा अवशोषण किया जाता है। शरीर के तरल पदार्थों के आयनिक और अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नांकित आकृति मानव के वक्राणु नेफ्रॉन को दर्शाती है। कौन सा भाग संग्रह नलिका है? ए बी सी डी में से हमको बताना है कि कौन सा भाग क्या है? संग्रह नलिका। दोस्तों जो ए वाला भाग दिख रहा है आपको, यही क्या है? हमारी संग्रह नलिका है। क्या है ये? हमारी संग्रह नलिका है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न में दी गई आकृति मानव के वक्राणु नेफ्रॉन को दर्शाती है। इस आकृति का क्षेत्र ए संग्रह नलिका है। वक्राणु नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र से जुड़ा होता है। नेफ्रॉन अति निस्पंदन के माध्यम से कार्य करता है और नेफ्रॉन जो है ये वृक्क की कार्यात्मक इकाई भी होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव वृक्क में वक्राणु नेफ्रॉन के नलिकानुमा भाग द्वारा
आरंभिक निस्पंदन से इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है? तो हमने एक्स्ट्रा फैक्ट में इसके पहले बताया था दोस्तों, क्या बताया था? ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मानव वृक्क में वक्राणु के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्पंदन से इनमें से ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है? दोस्तों, ये है हमारा क्या? क्रिएटिनिन। कौन सा? क्रिएटिनिन जो है ये वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है। दोस्तों, क्रिएटिनिन पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है। रासायनिक अपशिष्ट उत्पाद जो मांसपेशी चयापचय से उत्पन्न होता है और गुर्दे से निकलता है उसे क्रिएटिनिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोमेन संपुट, बोमेन कैप्सूल डैश को ढके रहती है। दोस्तों, बोमेन संपुट जो है ये केशिका गुच्छ को ढके रहती है। किसको? केशिका गुच्छ को। दोस्तों, बोमेन संपुट, बोमेन्स कैप्सूल केशिका गुच्छ को ढके रहती है। केशिका गुच्छ बोमेन संपुट में कोशिकाओं की एक कुंडलित गेंद होती है। बोमेन संपुट वृक्कों में पाया जाता है। केशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस का कार्य इसके माध्यम से गुजरने वाले रक्तों को छानना और मूत्र निर्माण शुरू करना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वयस्क मानव मूत्र में डैश होते हैं। दोस्तों, एक वयस्क मानव मूत्र में जो है क्या होता है? 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एक वयस्क मानव मूत्र में 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। मानव मूत्र का पीएच मान लगभग 6 होता है। वयस्क मानव प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का एक अंग नहीं है? तो दोस्तों, श्वासनिका जो है ये मानव उत्सर्जन तंत्र का एक अंग नहीं है। दोस्तों, श्वसनिका मानव उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है, यह मानव श्वसन संबंधी अंग है। जबकि प्रश्नगत अन्य विकल्प जैसे मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय मानव उत्सर्जन तंत्र के अंग से संबंधित है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादपों में स्तनधारियों की भांति वृक्क जैसा सुपरिभाषित उत्सर्जन तंत्र मौजूद क्यों नहीं होता? दोस्तों, पादपों में स्तनधारियों की भांति वृक्क जैसा सुपरिभाषित उत्सर्जन तंत्र मौजूद इसलिए नहीं होता क्योंकि वे अपने कायिक अंगों के माध्यम से क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पादपों में स्तनधारियों की भांति वृक्क जैसा सुपरिभाषित उत्सर्जन तंत्र मौजूद नहीं होता है क्योंकि वे अपने कायिक अंगों के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं। जड़, तना तथा पत्तियां पौधों के शरीर की ये संरचनाएं पौधे के कायिक अंग कहलाते हैं। कौन कौन सी? जड़, तना और पत्तियां। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन डैश ml मूत्र उत्पन्न करता है। दोस्तों, 1000 से 2000 ml मूत्र उत्पन्न करता है एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन। ठीक है दोस्तों, मूत्र मानवों व जानवरों में चयापचय का एक तरल उपोत्पाद है। ये आपको याद रखना है, क्या है? उपोत्पाद। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां होती है, उन्हें डैश कहा जाता है। तो उन्हें हम बोलते हैं दोस्तों वक्राणु। क्या बोलते हैं उसे? हम वक्राणु कहते हैं। दोस्तों, मनुष्य में एक अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वृक्क होता है जो रुधिर परिसंचरण से उत्सर्जित पदार्थों को हटाने साथ ही साथ रुधिर में लाभदायक तत्वों को बनाए रखने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 1,30,000 सूक्ष्म नलिकाएं होते हैं जिन्हें हम वक्राणु या फिर नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। नेफ्रॉन को उत्सर्जन इकाई भी कहा जाता है। नेफ्रॉन रुधिर में रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रण करते हैं। कौन? नेफ्रॉन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है उसे कृत्रिम डैश भी कहा जाता है। दोस्तों, डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है उसे कृत्रिम क्या कहा जाता है? गुर्दा भी कहा जाता है। कृत्रिम गुर्दा भी कहा जाता है। किसको? डायलाइजर नामक मशीन को। दोस्तों, डायलाइजर अपोहक मशीन का उपयोग डायलिसिस के रोगी के रक्त को शुद्ध करने हेतु किया जाता है। इसे कृत्रिम गुर्दा आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है।
यह मशीन हीमोडायलिसिस मशीन के मध्य रहकर रक्त का शुद्धिकरण करती है। हीमोडायलिसिस मशीन रक्त का सामान्य पीएच मान भी बहाल करता है। क्या करता है हीमोडायलिसिस मशीन? ये रक्त के सामान्य पीएच मान को भी बहाल करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो इसे हम जानते हैं हीमोडायलिसिस के रूप में। किसके रूप में? हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस खून से हानिकारक तत्वों को मशीन के द्वारा अलग करने की प्रक्रिया है, जो आमतौर पर स्वस्थ किडनी द्वारा किया जाता है। वही काम किडनी के खराब होने की स्थिति में हीमोडायलिसिस द्वारा किया जाता है। यह किडनी के खराब होने की स्थिति में इलाज के लिए सामान्य रूप से उपयोग में आने वाला तकनीक है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों श्वसनिका जो है ये मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। मानवों में वृकों में डैश द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। तो दोस्तों मानवों में वृक में नेफ्रॉन द्वारा जो है घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। दोस्तों नेफ्रॉन किडनी की सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यह एक रीनल कार्पसल और एक रीनल ट्यूब्यूल से बना है। किससे बना है? यह एक रीनल कार्पस्कल और एक रीनल ट्यूब्यूल से बना है। किडनी का वजन 140 ग्राम होता है। मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क, त्वचा, यकृत और फेफड़ा है। उत्सर्जन का अर्थ नाइट्रोजनी पदार्थ यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि का निष्कासन होता है। स्वस्थ वयस्क के प्रत्येक वृक्क में 1 से 1.5 मिलियन कितने 1 से 1.5 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, जिसके द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है तथा रुधिर में आवश्यक पोषक तत्वों को बनाए रखा जाता है। वृक्क का प्रमुख कार्य रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध करना होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है? तो हृदय से गुर्दे तक रक्त जो है दोस्तों ये गुर्दे की धमनी पहुंचाती है। कौन पहुंचाता है? गुर्दे की धमनी। दोस्तों शरीर में ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों का परिवहन रक्त के माध्यम से ही होता है। रक्त तरल पदार्थ प्लाज्मा से बना होता है। रक्त विभिन्न रक्त वाहिनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। धमनी तथा सिरा नामक रक्त वाहिनियां शरीर के शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त का परिसंचरण करती है। धमनी शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है और सिराएं जो है अशुद्ध रक्त प्रवाहित करती है। ठीक है, अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाती है। रेनल धमनी गुर्दे की धमनी के माध्यम से रक्त हृदय से वृक्क तक ले जाया जाता है। वृक्क सिरा रेनल वेन वृक्क से रुधिर को एकत्र कर हृदय में पुनः वापस ले आती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। दोस्तों गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है लीवर। कौन सा? लीवर। दोस्तों गुर्दे उत्सर्जी अंग होने के साथ साथ लीवर को पूरकता प्रदान करते हैं। ऑर्निथिन चक्र लीवर में होने वाला एक ऐसा चक्र है जिसके दौरान अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है। यह यूरियोटेलिक जंतुओं में संपन्न होने वाली क्रियाविधि है। किडनी भी यूरिया का उत्सर्जन करने का काम करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेफ्रॉन संबद्ध है। दोस्तों नेफ्रॉन जो है ये उत्सर्जन तंत्र से संबद्ध है। दोस्तों नेफ्रॉन का संबंध उत्सर्जन तंत्र से होता है। प्रत्येक नेफ्रॉन एक मेलपीघिकाय से बना होता है। किससे बना होता है? मेलपीघिकाय से बना होता है, जो कि एक बोमेन संपुट तथा रुधिर कोशिकाओं के जाल से मिलकर बना होता है। नेफ्रॉन को वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है। ठीक है, डैश मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है। दोस्तों लीवर जो है ये मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। दोस्तों यूरिया का स्वाभाविक रूप से निर्माण प्रोटीन के टूटने की प्रक्रिया के दौरान होता है। दोस्तों यूरिया का जो निर्माण होता है यह प्रोटीन के टूटने की प्रक्रिया के दौरान होता है। इस प्रक्रिया की वजह से प्रोटीन में मौजूद अमीनो अम्ल से एमिनो समूह निकल जाते हैं। ये एमिनो समूह बेहद जहरीले अमोनिया में परिवर्तित हो जाते हैं और इसी तरह बनने वाला अमोनिया आंत में लीवर द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है। यूरिया का निर्माण ऑर्निथिन चक्र के द्वारा होता है, जिसमें अमोनिया यूरिया में बदल जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन।
डैश मासन नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है। दोस्तों ये है मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है। दोस्तों मूत्रवाहिनी मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है। ये वृक्क की भीतरी अवतल धरातल पर स्थित होती है। इस गुहा को वृक्क पेल्विस कहते हैं। वृक्क पेल्विस से एक लंबी तथा संकरी वाहिनी निकलती है जिसे मूत्र वाहिनी हम कहते हैं। दोनों ओर की मूत्र वाहिनियां मूत्राशय में खुलती है। नेफ्रॉन को उत्सर्जन इकाई भी हम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है? दोस्तों इस किसका प्राथमिक कार्य है? तो वृक्क का प्राथमिक कार्य जो है मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है। दोस्तों वृक्क किडनी मनुष्य का उत्सर्जी अंग है। शरीर में 2 वृक्क होते हैं। इनका आकार सेम के बीज जैसा होता है। इसके बाहरी भाग को कार्टेक्स तथा आंतरिक भाग को मेडुला हम कहते हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग 10 लाख सूक्ष्म नलिकाओं से बना होता है जिन्हें वृक्क नलिका या फिर नेफ्रॉन हम कहते हैं। नेफ्रॉन किडनी की सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इसका प्रमुख कार्य रुधिर से उत्सर्जित पदार्थों का उन्मूलन करना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य के गुर्दे के निस्पंदन की इकाइयों को डैश कहते हैं? दोस्तों मनुष्य के गुर्दे के निस्पंदन की इकाइयों को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? तो दोस्तों ये गर्भाशय जो है ये मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गर्भाशय किससे संबंधित है? प्रजनन से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो दोस्तों गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है हमारा कैल्शियम ऑक्जेलेट। कौन सा? कैल्शियम ऑक्जेलेट। दोस्तों किडनी स्टोन को रीनल लिथियसिस या केलुकुली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केलकुली, जो अक्सर किडनी से छोटे छोटे मिनरल क्रिस्टल के बनने के कारण होती है। सामान्यतः ये क्रिस्टल वृक्क में मूत्र मार्ग तक जाते हैं और वहां से मूत्र त्याग करते समय बाहर निकल जाते हैं। ये स्टोन्स गुर्दे की पथरी के नाम से भी जाने जाते हैं जो कैल्शियम ऑक्जेलेट CaC2O4 के बने होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? दोस्तों शरीर का जो अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है वो है गुर्दा। कौन सा? गुर्दा। गुर्दा खून के शुद्धिकरण से संबंधित है क्योंकि निस्पंदन की क्रिया वृक्क के संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन के केशिका गुच्छ में संपन्न होती है। श्वसन तंत्र में नासाकोटर, कंठ, श्वासनली, श्वासनी, फेफड़े आते हैं। सांस के माध्यम से शरीर के प्रत्येक भाग में ऑक्सीजन पहुंचता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। शिराएं अशुद्ध रक्त का वहन करती है और धमनी शुद्ध रक्त विभिन्न अंगों में पहुंचाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेफ्रोलॉजी डैश के साथ जुड़ा हुआ है? दोस्तों नेफ्रोलॉजी जो है ये गुर्दे के साथ जुड़ा हुआ है। किससे? गुर्दे के साथ। नेफ्रोलॉजी गुर्दे या वृक्क किडनी से संबंधित है। गुर्दे का कार्य शरीर को स्वच्छ रखना है। ये रक्त में से मूत्र बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? दोस्तों ये उपचार है गुर्दे की खराबी में। गुर्दे की खराबी रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है। दोस्तों वृक्कों की कुंस क्रिया के फलस्वरूप रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाता है जिसे यूरीमिया कहते हैं, जो कि अत्यंत हानिकारक है। इसके मरीजों में यूरिया का निष्कासन हीमोडायलिसिस रक्त अपोहन द्वारा होता है। रक्त अपोहन हीमोडायलिसिस के प्रक्रम में रोगी की धमनी से रक्त निकालकर उसमें हिपेरिन जैसा कोई थक्का रोधी मिलाकर अपोहनकारी इकाई में भेजा जाता है जिसे हम कृत्रिम वृक्क कहते हैं। इस इकाई में कुंडलित सेलोफेन नली होती है। कौन सी नली होती है? कुंडलित सेलोफेन नली होती है और यह ऐसे द्रव से घिरी रहती है जिसका संगठन नाइट्रोजनी अपशिष्ट को छोड़कर प्लाज्मा के समान होता है। छिद्रयुक्त सेलोफोन फेन झिल्ली से अपहोनी द्रव में अणुओं का आवागमन सांद्र प्रवणता के अनुसार होता है। अपोहनी द्रव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट अनुपस्थित होते हैं, अतः ये पदार्थ बाहर की ओर गमन करते हैं और रक्त को शुद्ध करते हैं। शुद्ध रक्त में हिपेरिन विरोधी डालकर उसे रोगी की शिराओं द्वारा पुनः शरीर में भेज दिया जाता है। यह विधि संसार में यूरेमिक व्याधि से हजारों पीड़ितों के लिए वरदान है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है दोस्तों? तो गुर्दे से संबंधित है डायलिसिस की प्रक्रिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रोगी को डैश संबंधी गंभीर समस्या होती है। तो गुर्दे से संबंधित यदि समस्या होती है तब डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है दोस्तों। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है ये उत्सर्जन से संबंधित है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन उत्सर्जन से संबंधित है। यह अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया वृक्कों में होती है। इस क्रिया के द्वारा मानव रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वास डिफरेंस डैश से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। तो दोस्तों वास डिफरेंस जो है ये मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। दोस्तों मूत्राशय वह आंतरिक अंग है जो मूत्र विसर्जन के पहले वृक्कों द्वारा निर्मित मूत्रों को इकट्ठा करता है। वास डिफरेंस मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ संयुक्त होता है ताकि मूत्र मार्ग एक सामान्य मार्ग बन सके। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों हम मूत्र मार्ग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं मांसपेशी मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। इसमें मांसपेशी मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है उसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु और इनसे निकलने वाली तंत्रिकाओं की गणना की जाती है। मूत्र त्याग की उत्तेजना एक अनैच्छिक क्रिया है। क्या है? मूत्र त्याग की उत्तेजना एक अनैच्छिक क्रिया है जिसका नियंत्रण मांसपेशी मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस विकल्प को चुने जो अन्य तीनों से अलग है। दोस्तों निशल कनिकाएं जो है ये तीनों से अलग है। समीपस्थ संवलित नलिका, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये और दूरस्थ संवलित नलिका, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और बोमेन कैप्सूल ये तीनों ही उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। निशल कनिका है दोस्तों इससे संबंधित नहीं है। दोस्तों प्रत्येक स्तनधारियों के नेफ्रॉन में एक उरक कनिका होती है। इस कनिका के अंदर एक दोहरी दीवार वाली प्याली नुमा आकृति होती है जिसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं। बोमेन कैप्सूल से पीछे की ओर एक लंबी संवलित नलिका निकली होती है जो क्रमशः दो भागों समीपस्थ तथा दूरस्थ संवलित नलिकाएं परस्पर जुड़कर संग्राही नलिकाएं बनाती है जो मूत्र को वृक्क श्रोणि में ले जाती है जहां से मूत्र वाहिनियां निकलती है। जबकि निशल कनिकाएं न्यूरॉन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है निशल कनिकाएं? न्यूरॉन में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? दोस्तों कोरोनरी धमनी जो है ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। दोस्तों कोरोनरी धमनी हृदय को ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित करती है। यह परिसंचरण तंत्र का भाग है। हेपेटिक सिरा, गुर्दे की धमनी तथा पल्मोनी सिरा उत्सर्जन तंत्र के भाग है। उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख कार्य शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को बाहर करना, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। दोस्तों गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कौन सी? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दोस्तों क्यूबॉइडल एपिथेलियम गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। इन क्यूबॉइडल कोशिकाओं में बड़े गोलाकार और केंद्रीय केंद्रक होते हैं। क्यूबॉइडल कोशिकाएं गुर्दा नलिकाओं, ग्रंथियों की नलिकाओं, अंडाशय और थायराइड ग्रंथि में भी पाई जाती है। कौन सी? क्यूबॉइडल कोशिकाएं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानवों में वक्राणुओं का कार्य निम्न में से क्या है? तो दोस्तों वक्राणुओं का कार्य है उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन। मानव शरीर में वक्राणुओं का कार्य उत्सर्जन करना है। उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थों, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम बोलते हैं उत्सर्जन। वृक्क के अन्य प्रमुख कार्यों में रक्त का शुद्धिकरण, शरीर में पानी का संतुलन, अम्ल एवं क्षार का संतुलन, रक्त कणों के उत्पादन में सहायता आदि शामिल होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। दोस्तों ये है मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग जो है एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। दोस्तों मूत्रमार्ग मूत्राशय में स्थित आंतरिक मूत्रमार्गी छिद्र से लेकर बाह्य मूत्रमार्गी छिद्र तक फैली हुई एक नली होती है जिससे होकर मूत्र बाहर निकलता है। पुरुषों में मूत्रमार्ग लगभग 20 सेंटीमीटर 8 इंच लंबी नली ट्यूब होती है
जो मूत्र तथा वीर्य दोनों के लिए एक उभय मार्ग का कार्य करता है। और महिलाओं में मूत्र मार्ग लगभग कितना होता है, 4 सेंटीमीटर, 1.5 इंच कितना होता है दोस्तों, 1.5 इंच, ठीक है, लंबी होती है, जो केवल मूत्रीय तंत्र का कार्य करती है। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये टॉपिक हमारा आज समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।